हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर प्रणव कुमार और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। और अगर आप सिविल सर्विसेज या गवर्नमेंट एंट्रेंसेस की तैयारी कर रहे हैं तो इससे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और हर एक डेटा को रोल नोट करने की कोशिश कीजिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। वर्ल्ड वॉर वन जो 1914 से 1918 तक चला था, जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ उस दिन खत्म होने से जस्ट पहले एक बुलेट के नहीं चलने के चलते ही वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत हुई। और जब वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत हुई उसके बाद उसी एक बुलेट के चलने के चलते वर्ल्ड वॉर टू भी खत्म हुआ। आगे समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे हुआ। तो हम जिसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं वो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो वर्ल्ड वॉर टू के लिए रिस्पॉन्सिबल था, बिल्कुल साइको था, और उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। तो आज हम हिटलर की पूरी लाइफ देखेंगे कि उसके लाइफ में क्या क्या इंसिडेंट्स हुए और कैसे वो इतना पावरफुल बना था और उसके बाद उसने क्या क्या स्टेप लिया और कैसे फिर उसके डेथ के साथ में वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ। तो इसको समझने के लिए ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि हिटलर का सोचना था कि जो ह्यूमैनिटी की बात करते हैं जो लोग, या जो लोग नॉन वायलेंस की बात करते हैं, वो लोग कमजोर होते हैं। जो कमजोर होते हैं वही दया, करुणा, इस तरह की चीजों की बातें करते हैं। वही लोग हैं जो ह्यूमैनिटी की बातें करते हैं। विनर्स जो होते हैं वो कभी ह्यूमैनिटी के बारे में नहीं सोचते, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा होता है, विन विन एंड विन। तो जो लोग इस तरह की बातें करते हैं नॉन वायलेंस या ह्यूमैनिटी की, वो लोग बिल्कुल कमजोर होते हैं। और हिटलर ने कहा था, इम्पॉसिबल इज अ वर्ड फाउंड इन द डिक्शनरीज ऑफ फूल्स। तो यहाँ ये चीज भी समझने का है कि उसका माइंडसेट किस तरह का था, क्योंकि उसको लगता था कि इम्पॉसिबल कोई चीज नहीं है। जो बेवकूफ होते हैं वही इस बात के साथ में पूरी जिंदगी अपनी निकालते हैं कि इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज है, क्योंकि जो विनर होते हैं वो हर चीज में पॉसिबिलिटी देखते हैं और इसीलिए वो जीतते चले जाते हैं। तो वो किसी भी चीज को इम्पॉसिबल कंसिडर नहीं करना चाहता था और लोगों को टॉर्चर करके भी हो बट अपनी बात मनवाने के लिए वो इतने नीचे तक गिर जाता था कि उसने काफी टाइम पे हैंडीकैप्ड लोगों को जान से मरवाया है, यहूदियों को गैस पाइप में रखकर जला दिया है, 60,000 से 70,000 यहूदियों को गैस पाइप में डालकर एक साथ जला दिया है। और उनका मानना था कि जो ज्यूज होते हैं, यहूदी होते हैं, उनको वर्ल्ड में रहना ही नहीं चाहिए क्योंकि वे एक पैरासाइट्स की तरह है। मतलब इतनी गंदी उसकी सोच थी। और वो किसी भी इंसान को मारने से पहले या किसी ग्रुप को मारने से पहले वो बिल्कुल सोचता नहीं था। उसके दिमाग में एक ही ऑब्जेक्टिव चलता था कि हर जगह को कब्जा करना है, अपने एम्पायर को बढ़ाना है, और उसके लिए जो भी स्टेप लेते हैं, चाहे जान लेनी भी पड़े, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है और इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। 56 ईयर्स की इसकी पूरी लाइफ रही, बट लास्ट के 15 to 20 ईयर्स में बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया था और उसको ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज होती है इसका एहसास ही नहीं था और उसने बहुत ज्यादा अत्याचार किए दूसरे लोगों पर। तो इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे कि इसके लाइफ की शुरुआत कैसी होती है और कैसे ये अपने लाइफ में आगे बढ़ता है और कैसे पूरे जर्मन एम्पायर को अपने हाथ में लेता है। हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था और ऑस्ट्रिया के लिंज सिटी में इसका जन्म हुआ था। और उसके फादर जो थे वो सिविल सर्वेंट थे और उसकी जो मदर थी वो हाउसवाइफ थी। और उसका अर्ली लाइफ में अगर हम देखें तो वो बहुत ही शाई टाइप का इंसान बच्चा था। वो ज्यादा लोगों के साथ में मिलना जुलना पसंद नहीं करता था और अकेला ही रहता था और इस तरह से उसकी जिंदगी आगे चल रही थी। अगर हम लोग बात करें उसके एजुकेशन की, तो सेकेंडरी एजुकेशन से ज्यादा उसने एजुकेशन नहीं लिया, इससे रिलेटेड कोई एविडेंसेस मिलते नहीं है। सेकेंडरी एजुकेशन तक वो गया था और उसकी जो लाइफ की एम्बिशन थी वो एम्बिशन थी कि वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, वो एक पेंटर बनना चाहता था। और उसने द अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स वियना के लिए अप्लाई किया, 3-4 बार उसने अप्लाई किया उसके लिए, बट उसे उसमें एडमिशन नहीं मिला। तो ये बहुत हैरानी वाली बात होती है कि जो इंसान अपने लाइफ में आर्टिस्ट बनना चाहता है वही कैसे इस तरह का डिक्टेटर बन जाता है और इस तरह के अत्याचार उसने पूरे दुनिया पे किए थे। तो अर्ली लाइफ में ऐसे कुछ भी उसके सिम्टम्स या इंडिकेशंस नहीं देखने को मिल रहे थे कि जिससे पता चलता कि वो आगे चल के इतना खतरनाक बन सकता है। तो जैसे बताया कि वो आर्टिस्ट बनना चाहता था। जब वो उसे एडमिशन नहीं मिला तो उसके बाद 1903 में उसके फादर की डेथ हुई और इससे वो बहुत टूट गया था और 1907 में उसकी मदर की भी डेथ हो जाती है। इसके बाद वो बिल्कुल अकेला हो जाता है और वो हमेशा अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड और लोनली फील करता है और मनी की शॉर्टेज उसे हमेशा होती है और वो बहुत परेशान रहता है क्योंकि अर्ली लाइफ में उसे बहुत तरह की डिफिकल्टीज मिल रही थी। जब वो 17-18 साल का था तब उसके लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें हुई, मदर का डेथ होना, फादर का डेथ होना और पैसे की शॉर्टेज रही है। लोग उससे ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे, वो भी बहुत शाई पर्सनैलिटी का था। तो उस टाइम तक उसको
बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ रहा था, क्योंकि करियर के लिए भी वो एडमिशन्स के लिए ट्राई कर रहा था आर्ट स्कूल में, तो उसको आर्ट स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रही थी, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। बट इसके बाद अगर बात करें हम लोगों के, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू होता है तो वो अपने आर्मी को ज्वाइन करने की कोशिश करता है, वो जर्मन आर्मी को ज्वाइन करने की कोशिश करता है। बट यहाँ एक चीज और समझना होगा कि जब वो आर्मी ज्वाइन करने की कोशिश करता है तो मेडिकली वो अनफिट डिक्लेयर किया जाता है, उसे आर्मी ज्वाइन करने नहीं दिया जाता है। आप सोचिए, वैसा आदमी जिसको आर्मी में ज्वाइन करने नहीं दिया जाए ये कह के कि वो मेडिकली अनफिट है, उसने कैसे इतने बड़े आर्मी को लीड किया होगा और इतनी बड़ी आर्मी उसने कैसे बनाई होगी। तो हिटलर क्या करता है कि फिर से पिटीशन देता है कि मुझे आर्मी ज्वाइन करने दो। और चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की हालत बहुत खराब थी और उस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वक्त ज्यादा से ज्यादा लोगों को आर्मी में भेजने की जरूरत थी, तो जब इसने पिटीशन डाला तो वहां के जो किंग थे, बवेरिया किंग, जो लुई थर्ड जिनको कहते हैं, उन्होंने उसको अलाउ किया। अब एक चीज इसमें समझने की है कि ये हमेशा फ्रंट लाइन वॉरियर रहा है, हिटलर कभी पीछे नहीं था, वो हमेशा फ्रंट लाइन वॉरियर रहा। 2 से 3 बार उसने गोलियां खाई है, उसके अलावा काफी सारे गैस से अटैक हुआ जिसको उसने सहे हैं, काफी तकलीफें सही है जब वो आर्मी में था। और उसके बाद जब 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर चलता है तब वो एक बहुत ही एक्टिव मिलिट्री का हिस्सा रहता है और वो अपने देश के लिए जीने मरने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। तो इस टाइम के बाद ही उसकी जिंदगी पूरी बदल जाती है, क्योंकि पहले वो बिल्कुल उदास रहता था, उसके जिंदगी में जीने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, पैसे की कमी थे, लोग उससे मिलते जुलते नहीं थे, इस तरह के सारी प्रॉब्लम्स उसको जिंदगी में आ रही थी। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उसको ये होता है कि उसको काफी सारे लोग मिलते हैं, काफी सारे दोस्त मिलते हैं और देश के लिए कहीं ना कहीं एक पेट्रियोटिज्म डेवलप होना शुरू होता है। तो अब इसके बाद उसको एक जिंदगी का ऑब्जेक्टिव मिल गया था और वो सोचता है कि मेरी पूरी जिंदगी में मैं आर्मी को ही दूंगा, और उसे काफी मोटिवेशन भी मिलता है इन सारी चीजों से, उसको काफी सपोर्ट मिलता है। गवर्नमेंट भी उसके रोल जो उसने आर्मी में रोल किया था उसको लेकर के उसे बहुत अप्रिशिएट करती है। तो आगे उसका दिमाग ये चलता है कि वो मिलिट्री लीडर बनने की कोशिश करता है। अब वो मिलिट्री लीडर बनेगा कैसे, वो और उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ज्यूज के लिए, यहूदियों के लिए बहुत नफरत थी। वो हमेशा से कहते थे कि ये पैरासाइट्स इन्हें जीने देना ही नहीं चाहिए, इनको खत्म कर देना चाहिए, यही हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो ये चीज हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। आगे चल के उसने अपने लाइफ में बहुत लोगों पे अत्याचार किया, हैंडीकैप को मारा है, पीटा है, जान से मार दिया, औरतों को जान से मार दिया है, उसके अलावा गेज एंड लेस्बियन को जान से मार दिया है। और उसे लगता था कि जो भी आर्यन सुपीरियोरिटी के कॉन्सेप्ट में फिट नहीं बैठता है, या जो भी इंसान और उसकी पर्सनैलिटी आर्यन सुपीरियोरिटी के कॉन्सेप्ट में फिट नहीं बैठता है, उसे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। तो इस तरह से वो और ज्यादा क्रूर बनता जाता है, तानाशाह बनता जाता है। अगर अर्ली ईयर्स की बात करें तो जैसे कि 1918 में बहुत बुरी तरह से जर्मनी हारता है वर्ल्ड वॉर, और वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद जर्मनी पे वॉर पेनल्टी लगाया जाता है और वो ट्रीटी फॉर वर्सेल भी साइन करता है। ट्रीटी फॉर वर्सेल बेसिकली वो ट्रीटी था जो एक पीस से रिलेटेड ट्रीटी था, उसमें बहुत सारे कंडीशनैलिटीज थी, जिसमें बताया गया था कि जर्मनी कभी 1 लाख से ज्यादा आर्मी को अपॉइंट नहीं कर सकता, और वॉर पेनल्टी में भी बहुत अमाउंट लगाया गया था उसके ऊपर। तो इसके बाद में कहीं ना कहीं हिटलर को एक पॉइंट मिल रहा था कि जो सब भी पूरे वर्ल्ड में माहौल बन रहा है हमारे जर्मन्स के खिलाफ, ये ठीक नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बट इसके बाद क्या होता है कि आगे चलकर वो जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन करता है, और उस टाइम पे जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब होती है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में हारता है और काफी सारे पेनल्टी उसको पे करने होते हैं। और ये जो वर्कर्स पार्टी है यही आगे चलकर नाजी पार्टी बन जाती है, जो जिसको उसने एस्टेब्लिश किया था द नाजी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से, तो यही बन जाती है। अब 1923 में हिटलर को लगता है कि अब वो काफी स्ट्रांग हो चुका है, क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑडिटोरियल स्किल थी। वो लोगों को बहुत आसानी से अपने बात के थ्रू इम्प्रेस कर सकता था। तो वो जगह जगह पे रैलियां करता है, लोगों से मिलता है और लोगों को बताता है कि हम लोगों के साथ में बहुत गलत हो रहा है, जर्मन के साथ बहुत गलत हो रहा है, हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो बहुत गलत स्टेप ले रही है, हम लोगों के लिए कुछ सोच ही नहीं रही है। इस तरह वो जगह जगह पे नेशन को एड्रेस करता है, अलग अलग जगहों से मास मीटिंग्स करता है, रैलियां निकालता है, इस तरह के काम करता है। और 1923 में उसे लगता है कि जो हमारा जर्मन फादरलैंड है, जैसे हम लोग इंडिया में इंडिया को मदरलैंड मानते हैं, वैसे ही जर्मन्स अपने जर्मनी को फादरलैंड मानते हैं।
तो उसे लगता है कि ये हमारे फादरलैंड के साथ में बहुत ही नाइंसाफी हो रहा है और इससे हम लोगों को आगे निकलना चाहिए। अब वो सोचता है कि अभी हम लोगों को जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में इनिशिएटिव लेना चाहिए और उसे हटाने की कोशिश करना चाहिए। और वो अपने दिमाग में ये सोचता है कि किसी भी तरह से सत्ता को छीन लेना चाहिए उनके हाथ से, सत्ता को छीनकर खुद सत्ता में बैठना चाहिए। तो इसके लिए जो वो इनिशिएटिव लेता है, उस टाइम पे सत्ता को छीनना तो इतना आसान नहीं होता है और उल्टा उसको इस चीज के लिए जेल में डाला जाता है और उसको 5 साल की सजा सुनाई जाती है। 5 साल की जब उसको सजा सुनाई जाती है तब वो जेल में रहता है, लेकिन 8 महीने में ही उसको जेल से रिलीज कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा बिहेवियर करता है जेल में और हमेशा ये बात बताने की कोशिश करता है कि आई एम अ रिफॉर्म्ड मैन, मैं किसी भी तरह के वायलेंस पे बिलीव नहीं करता अब। और उसकी बिहेवियर काफी अच्छी होती है जेल में, इसके चलते उसे जेल से छोड़ दिया जाता है। और उसने एक बुक लिखा था उस टाइम पे जिसका नाम था मेन कैंप माई स्ट्रगल। ये बुक वो जेल में ही लिखता है और उसमें उसने जहर उगलना शुरू कर दिया होता है यहूदियों के खिलाफ। उसी टाइम पे लोगों को समझ जाना चाहिए था कि आगे बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। और ये बुक जो है ये बहुत फेमस बुक है और जिसके बारे में आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसने कौन सी बुक लिखी थी। जैसे बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हारती है, पेनल्टी लगता है उसके ऊपर और काफी सारे प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं। लेकिन 1923 के बाद जर्मनी की गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ करेंसी रिफॉर्म्स को ला करके अपनी इकोनॉमी को लगभग स्टेबल कर लेती है। तो फिर हिटलर के हाथ से वहां पे लगता है कि उसके हाथ से मतलब सत्ता को जीतने का जो सपना था उसका वो बर्बाद हो जाएगा, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा क्योंकि सारी चीजें अब ठीक होने लगती है, लोग अब जर्मन गवर्नमेंट के फेवर में बात करने लगते हैं। तो फिर इसे आगे आने के लिए कोई एक मौका चाहिए था। तो जैसे किसी भी चीज के लिए कोई दूसरी चीज बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, किसी भी एक्शन के लिए एक रिएक्शन जरूरी होता है, वैसे ही यहाँ पे हुआ द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। जैसे कि 2008 में एक रिसेशन आया था, वैसे ही 1929 में एक बहुत बड़ा रिसेशन आया था यूएस में। लगातार यूएस के बैंक्स फेलियर हो रहे थे, कंपनीज बैंकक्रप्ट हो रही थी, शेयर्स एंड स्टॉक्स के वैल्यू बिल्कुल गिर गए थे और उसके साथ में कंपनीज लोगों को निकाल रही थी क्योंकि कंपनीज के पास पैसे ही नहीं थे प्रोडक्शन के लिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ा था। तो यूएस गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए उस टाइम पे एक डिसीजन लिया। उसने जितने भी दूसरे कंट्रीज को लोन दिए थे, जितने भी बैंक्स को लोन दिए थे, उनसे वो लोन वापस मांगना शुरू करता है। तो इसलिए जर्मनी से भी लोन वापस मांगना शुरू करता है और जब जर्मनी लोन वापस करती है तो वहां की इकोनॉमी की हालत बहुत खराब हो जाती है। और जब जर्मन इकोनॉमी की हालत खराब होती है तो वहां भी फैक्ट्रीज बंद होने लगते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वहां की इकोनॉमी फिर से बर्बाद होती है और लोगों के बीच बहुत आक्रोश बनता है। इस टाइम पे ही हिटलर को मौका मिलता है फिर से बाउंस बैक करने का। ये समझना होगा, अगर 1929 का वो ग्रेट डिप्रेशन नहीं आता तो जर्मनी की इकोनॉमी भी इस तरह से खराब नहीं होती, तो शायद हिटलर का भी हिटलर बनता ही नहीं। लेकिन चूंकि 1929 में यूएस में डिप्रेशन आया और इससे जर्मनी की इकोनॉमी बुरी तरह से क्रैश कर गई, इसी के चलते हिटलर को मौका मिला। उसने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आवाज उठाई। उसने कहा गवर्नमेंट बेईमान है, गवर्नमेंट गद्दार है और हम लोगों ने कोई ऐसा ट्रीटी साइन नहीं किया था, वो तो हमारे सिविलियन गवर्नमेंट ने साइन किया था, आर्मी ने थोड़ी ना कोई ट्रीटी साइन किया था। तो आर्मी को पावरफुल बनना जरूरी है, मिलिट्री को पावरफुल बनना जरूरी है और हमें सत्ता ले लेना चाहिए, किसी भी तरह से हमें सत्ता को छीन लेना चाहिए। ये बात कहीं ना कहीं उस टाइम पे जर्मनी के लोगों को भी बहुत दिमाग में स्ट्राइक करती है और उन लोगों को लगता है कि ये एक बहुत बड़ा नेता है और बहुत सही बात कह रहा है। अगर हिटलर के व्यूज की हम लोग बात करें तो वो एंटी सेमेटिज्म यानी कि यहूदियों के विनाश का हमेशा बात करता था। वो चाहता था कि वो पैरासाइट्स की तरह है, उनको कभी रहना नहीं देना चाहिए। सेकेंडली जर्मनिज्म पे बहुत ध्यान देता है कि जर्मन जो है वो जर्मन को पूरे वर्ल्ड में फैलना चाहिए, हम लोग सबसे ज्यादा पावरफुल है, हम लोग सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और हम लोगों को पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करने का हक है। एंटी कम्युनिज्म भी उसके अगर व्यूज में देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है क्योंकि वो मार्क्सिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट बात करता है। क्योंकि मार्क्सिज्म की जो फिलॉसफी है उसमें तो किसी कंट्री को लेकर के बात नहीं किया जाता, उसमें तो एंटायर वर्ल्ड को लेकर के बात किया जाता है। बट ये क्या था कि अपने स्पेसिफिक कंट्री के सही तरीके से डेवलप होने के बारे में सोच रहा था। तो कम्युनिज्म के भी वो अगेंस्ट में था। उसके अलावा एक और चीज थी जिसके चलते वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ा, वो थी उसकी कैरिस्मेटिक ऑरेटरी स्किल्स।
चूंकि ऑडिटोरियल स्किल्स उसकी बहुत अच्छी थी, इसके चलते वो जहां से भी लोगों से बात करने की कोशिश करता था या लोगों को एड्रेस करने की कोशिश करता था, लोग बिल्कुल लट्टू की तरह हो जाते थे उसके बात पे, और उसके बाद लोग उसके फैन बन जाते थे। और कांस्टेंट प्रोपेगेंडा, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा वो प्रोपेगेंडा चलाता था जिसके थ्रू वो मीडिया के नजर में आ सके, लोगों को करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भड़का सके और लोगों को ऐसी बातें बताए जिससे कि लोग अंदर से गुस्सा होना शुरू हो और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक माहौल बनना शुरू हो। और उस टाइम पे एक चीज और होता है कि फ्रांस क्या करता है कि जर्मनी के कुछ एरिया को कैप्चर करता है जहां पे उसके सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज थी। तो उसके बाद में भी हिटलर हल्ला मचाना शुरू करता है कि ये सारी चीजें जो हो रही है, यहाँ पे गवर्नमेंट नाकाम हो रही है और इसके चलते ये सारी चीजें हो रही है। तो हिटलर इसका फायदा उठाता है और धीरे धीरे वो प्लान करता है। टिल 1929 हिटलर बहुत स्ट्रगल कर रहा था। इसलिए स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि उसे मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे वॉल स्ट्रीट क्रैश होता है 1929 में, जिसे हम लोग जो कि यूएस का स्टॉक मार्केट है और जिसके थ्रू ये ग्रेट डिप्रेशन आता है, उसके बाद उसे मौका मिल जाता है। ये ग्रेट डिप्रेशन आता है 24 अक्टूबर 1929 को, और उसमें दो चीज होती है कि यूएस की सारी बैंक्स जिस भी कंट्री के बैंक को लोन दी हुई होती है उनसे पैसे वापस मांग लेती है, और दूसरी चीज कि उससे अनएम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रीज को भी बहुत बुरा असर हो रहा था। तो इसके चलते ग्रेट डिप्रेशन आता है, और ग्रेट डिप्रेशन के चलते ही हिटलर आता है। अगर ग्रेट डिप्रेशन नहीं आता तो हिटलर सत्ता में नहीं आता, अगर हिटलर सत्ता में नहीं आता तो वर्ल्ड वॉर 2 होता ही नहीं। अभी देखिए, हिटलर जो था, हिटलर क्या करता है, हिटलर उस टाइम पे बात करता है इलेक्शन की। उस टाइम पे जैसे इंडिया में होता है कि किसी भी कंट्री का प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के नीचे प्राइम मिनिस्टर होता है, बिल्कुल उसी तरह से जर्मनी में क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है और प्रेसिडेंट के जो नीचे होता है वो चांसलर होता है। तो उस टाइम पे जब इलेक्शन हुआ तो 2-3 पार्टियों को ऑलमोस्ट इक्वल वोट मिल रहे थे, इसीलिए वहां पे कोई एक पार्टी पावर में नहीं आ पा रही थी। तो बहुत टाइम के बाद, चूंकि हिटलर उस टाइम पे बहुत अच्छा ऑडिटर था और लोगों को कन्विंस करने में बहुत सक्सेसफुली और लोगों को कन्विंस करने में बहुत सक्सेसफुल हो गया था, तो लोगों की भी डिमांड होती है और कंपनीज और इंडस्ट्रीज से भी प्रेशर आता है वहां के प्रेसिडेंट को कि अभी आपको हिटलर को चांसलर बना लेना चाहिए। जो हम लोग अगर बात करें तो पॉल वॉन हिंडेनबर्ग जो कि वहां के प्रेसिडेंट थे, उन्हें पता था कि अगर हिटलर आएगा तो यहाँ लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो मारने की कोशिश करेगा और बहुत नेगेटिव थॉट्स है इसके। बट चूंकि हिटलर 1932 के इलेक्शन में सेकेंड रैंक पे रहता है तो उसको एज अ चांसलर अपॉइंट कर लिया जाता है। और उसके उस टाइम पे क्या होता है कि हिंडनबर्ग की जो एज होती है वो अबव 80 ईयर्स होती है, तो कुछ टाइम के बाद उसकी डेथ हो जाती है। और जैसे उसकी डेथ होती है उसके बाद 27 फरवरी 1933 को राइस तक, जो कि जर्मनी का पार्लियामेंट होता है, उस पे वो आग लगवा देता है। और आग लगाने के बाद उस टाइम पे जो भी इमरजेंसी राइट्स होती है वो चांसलर के पास होती है, वो इमरजेंसी वहां लागू कराता है। और जो पब्लिक के जो फंडामेंटल राइट्स है, चूंकि उस टाइम पे वहां पे वो इमरजेंसी लगाता है तो पब्लिक के जो फंडामेंटल राइट्स है वो वहां पे सीज हो जाता है। उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल चेंज कर देता है अपने पावर्स का यूज करते हुए, क्योंकि उस टाइम पे प्रेसिडेंट तो रहता नहीं है तो वही प्रेसिडेंट बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ राइट्स को यूज करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल उल्टा कर देता है, काफी सारे अमेंडमेंट्स कर देता है, और वो खुद कैबिनेट का चीफ बन जाता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट बन जाता है, हेड ऑफ स्टेट बन जाता है, हेड ऑफ आर्मी बन जाता है, और वो बोलता है आई एम द होल एंड सोल, और वो एक डिक्टेटर बनके पूरी जर्मनी की कमान संभाल लेता है। इसके बाद इस तरह से वो जर्मनी की कमान संभालता है तो धीरे धीरे उसकी एक प्लानिंग होती है कि धीरे धीरे हम लोग पूरे वर्ल्ड को कैप्चर करेंगे। उसके बाद काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में जब हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बट ये उसके बाद काफी लोगों पे अत्याचार भी करता है, काफी लोगों को तकलीफ भी पहुंचाता है। और ये क्या करता है, उसके बाद पोलैंड पे अटैक करता है 1939 में। और जब पोलैंड पे अटैक करता है तो उस टाइम पे जर्मनी और यूएसएसआर के बीच में, जिसको हम लोग अभी रशिया कहते हैं, तो जर्मनी और यूएसएसआर के बीच में एक अग्रीमेंट साइन होती है जिसमें वो कहते हैं कि हम लोग पोलैंड पे अटैक करेंगे। तो यूएसएसआर के साथ में एक अग्रीमेंट होता है जिसको स्टालिन समझ ही नहीं पाते हैं। स्टालिन को उस टाइम पे समझ जाना चाहिए था कि हिटलर के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। उसमें स्टालिन से कहते हैं हिटलर, ये जो अग्रीमेंट है इसमें, कि हम लोग पोलैंड पे अटैक करेंगे, इसके बदले में आपको शांत रहना है, यानी रशिया कुछ भी नहीं बोलेगा। हम लोग पोलैंड पे अटैक करेंगे एंड पोलैंड को कैप्चर करेंगे,
आप इंटरफेयर मत कीजिएगा। उसके बदले में उन्हें एक फायदा दिखाता है हिटलर कि अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो पोलैंड को कब्जा करने के बाद आधा पोलैंड हम लोग ले लेंगे, आधा पोलैंड का हिस्सा आपको दे देंगे। तो इसीलिए स्टालिन को भी लगता है कि ये तो बहुत अच्छा कदम होगा उनके लिए, तो वो इस चीज के लिए अग्री हो जाते हैं। इस तरह से वो पोलैंड को कब्जा करता है, आधा रशिया को दे देता है। इसी तरह रशिया, चूंकि उस टाइम पे एक बहुत बड़ा देश था और पावरफुल देश था, तो रशिया के साथ में वो अग्रीमेंट करता है कि हम लोग जो किसी भी कंट्री को कब्जा करते जाएंगे आपको चुप रहना है और धीरे धीरे हम लोग उसका कुछ हिस्सा आपको भी दे देंगे और कुछ हिस्सा अपने पास रखेंगे, बट आप हमारे पे अटैक नहीं करेंगे। ये बात तब तक चलता है, तब तक ठीक से चलता रहता है सारी चीजें। रशिया भी उसकी बात मानकर चुपचाप बैठा रहता है। बट उस टाइम पे रशिया को पता ही नहीं होता है कि 2 साल के बाद हिटलर पावरफुल बनने के बाद, रशिया के चारों तरफ के एरिया को कब्जा करने के बाद रशिया पे ही अटैक करने वाला है। ये चीज रशिया समझ ही नहीं पाती है। फिर हिटलर अचानक से एक दिन रशिया पे अटैक करता है और रशिया पे जब वो अटैक करता है वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि उससे पहले वो काफी सारे जगह को कब्जा कर लेता है, जैसे डेनमार्क को कब्जा कर लेता है, नॉर्वे को कब्जा कर लेता है। लेकिन रशिया को जब कब्जा करता है तब तक हिटलर की आर्मी इतनी थकी हुई होती है, क्योंकि 3-4 साल से वो लगातार लड़ रही थी और रशिया एक बहुत बड़ा देश है और वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है जिस कंडीशन के साथ जर्मन की आर्मी को लड़ना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। तो उस क्लाइमेटिक कंडीशन में जर्मन की जो आर्मी रहती है वो फाइट कर ही नहीं सकती है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है और इसका उन लोगों को अंदाजा नहीं रहता है। और आर्मी के लोग वहां पे जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार पड़ने लगते हैं और वो सही तरीके से फाइट कर ही नहीं पाते हैं। और रशियन की जो रेड आर्मी रहती है उसको वहां पे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि वो लोग बहुत कम लोग रहते हैं आर्मी के और वहां से जर्मन लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। लेकिन जब रशियन लोग उसको रोक लेते हैं और उसके बाद खदेड़ कर वहां से भगाते हैं तो धीरे धीरे इधर की जर्मनी की जो आर्मी रहती है इसका कहीं ना कहीं पे मोरल डाउन होता है, वो लोग धीरे धीरे भागना शुरू करते हैं। इसी तरह से रशियन रेड आर्मी बर्लिन को भी कंप्लीटली कैप्चर कर लेती है और चारों तरफ से घेर लेती है। जब हिटलर को पता चलता है कि अब वो उसको जान से मार दिया जाएगा, क्योंकि रेड आर्मी कंप्लीटली बर्लिन पे अटैक कर चुकी है और चारों तरफ से घेर चुकी होती है, तो वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरे बॉडी को जला देना, क्योंकि अगर मेरे बॉडी को नहीं जलाया जाए तो हो सकता है वो लोग मेरे बॉडी के साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं। तो उस टाइम पे क्या करता है हिटलर, अपनी फियांसे इवा ब्राउन के साथ में शादी करता है एक बंकर के अंदर जिसमें वो रहता है, और उसके बाद इवा ब्राउन को साइनाइड देता है। वो साइनाइड खा करके सुसाइड कर लेती है और हिटलर अपने आप को गोली मार लेता है। और यही वर्ल्ड वॉर धीरे धीरे खत्म होता है और इसके बाद ही धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। तो अगर 1914 में वो गोली चल गई होती जो हिटलर के नाम पे लिखी थी, और चूंकि वॉर वहीं पे स्टॉप हो गया जिसकी वजह से वो गोली नहीं चली, तो हिटलर रहता ही नहीं। अगर हिटलर नहीं रहता तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता ही नहीं। दूसरी बात कि अगर ग्रेट डिप्रेशन नहीं आता तो हिटलर सत्ता में नहीं आता, अगर हिटलर सत्ता में नहीं आता तो फिर वर्ल्ड वॉर 2 होता ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जर्मनी और हिटलर रिस्पॉन्सिबल था पूरे तरह से वर्ल्ड वॉर 2 के शुरू होने के लिए, और हिटलर के मौत के साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है। तो आज जैसे हमने हिटलर के बारे में डिस्कस किया, आगे हम लोग पूरे वर्ल्ड वॉर 2 के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और आगे देखेंगे कि क्या क्या चीजें हुई थी उस टाइम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।